प्यारे दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जो एक मुल्क पर हुक्मरानी करता था। वो बादशाह निहायत रहमदिल और मेहरबान था। वो अपनी राया की जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हमेशा कोशिश करता था कि उसकी सल्तनत में हर कोई खुश रहे। उसने अपने वजीरों और दरबारियों को हुक्म दे रखा था कि अवाम की फलाहो बहबूद का ख्याल रखा जाए और किसी पर जुल्म न किया जाए। अगर कोई दरबारी जुल्म करता तो बादशाह उसे सख्त सजा देता ताकि आइंदा किसी को जुल्म करने की हिम्मत ना हो। बादशाह हर हफ्ते एक अवामी अदालत लगाता जहां वो खुद लोगों की शिकायत सुनता और मौके पर ही इंसाफ करता। एक दिन बादशाह अपनी अदालत में बैठा था कि एक औरत आई और बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। औरत का सर झुका हुआ था, मगर बादशाह ने उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देख लिए और बेचैन हो गया। बादशाह ने कहा, बहन, तुम कौन हो और किसने तुम पर जुल्म किया है? बादशाह की बात सुनकर औरत ने आहिस्ता से सर उठाया और कहा, हुजूर, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरा शौहर अगवा कर लिया गया है। तुम्हारा शौहर अगवा? मैं कुछ समझा नहीं। बादशाह चौंक कर बोला। औरत ने कहा, जी हुजूर, मेरा शौहर कल रात से लापता है। बादशाह ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे शौहर को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा हो और वो तुम्हें बताना भूल गए हों। औरत ने कहा, नहीं हुजूर, मेरे शौहर कभी बगैर बताए घर से बाहर नहीं जाते। मुझे शक है कि उसे काली घाटी के पुजारी ने अगवा किया है। काली घाटी का पुजारी? बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया और सोच में पड़ गया। काली घाटी के पुजारी के खिलाफ पहले भी कई शिकायत आ चुकी थीं। बादशाह ने कई बहादुर और निडर सेबासालार वहां भेजे, मगर कोई भी वापस न आया। कहा जाता था कि काली घाटी का पुजारी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके उन्हें हलाक कर देता था। कुछ देर सोचने के बाद बादशाह ने औरत से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारे शौहर को काली घाटी के पुजारी ने ही अगवा किया है? औरत ने जवाब दिया, हुजूर, कल रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था। हम सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे शौहर ने दरवाजा खोला तो सामने किसी इंसान का वजूद ना था, बल्कि दरवाजे पर एक कटी हुई स्याह बिल्ली का सर रखा हुआ था। औरत ने कांपती आवाज में कहा, और आपको तो मालूम है बादशाह सलामत कि काली घाटी का पुजारी जिसे अपना दुश्मन समझता है, उसे खबरदार करने के लिए कटी हुई स्याह बिल्ली की शक्ल में पैगाम भेजता है। ये सुनकर बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि औरत के शौहर के अगवा के पीछे जरूर काली घाटी के पुजारी का हाथ है। वो लम्हा भर के लिए खामोश हो गया और फिर अपने दिल में एक फैसला किया। उसने औरत को मुखातिब करते हुए कहा, बहन, फिक्र न करो, तुम वापस जाओ। मैं खुद तुम्हारे शौहर को पुजारी की कैद से आज़ाद कराऊंगा। बादशाह के ये अल्फाज सुनकर औरत की आंखों में हौसले की रोशनी जाग उठी। उधर बादशाह ने कूच की तैयारियां शुरू कर दी। दरबार के वजीर और मुशीर बादशाह को रोकने लगे, लेकिन बादशाह ने उनकी एक न सुनी। उसका इरादा पुख्ता था कि वो अपनी राया को जुल्म और शैतानी ताकतों से निजात दिलाएगा। उसे ये नहीं मालूम था कि काली घाटी कहाँ है और वो पुजारी के शैतानी जादू का मुकाबला कैसे करेगा। उसके पास सिर्फ एक ही ताकत थी, अल्लाह पर यकीन। वो दुआ मांगता हुआ अल्लाह का नाम लेकर पुजारी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वो एक वीरान वादी में पहुंचा। इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त थे, मगर उनमें अजीब सी पुरइसरारियत छिपी हुई थी। रंग बिरंगे फूल आंखों को भले लग रहे थे, मगर फिजा में एक पुरइसरार खामोशी थी। बादशाह एक दरख्त के साए में बैठ गया। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक 2 खूबसूरत हिरन उसके सामने आकर रुक गए। बादशाह ये देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा, यहां तो कोई ज़ीरूह न था, फिर ये हिरन कहां से आ गए? बादशाह ने मोहब्बत से एक हिरन के सर पर हाथ फेरा तो अचानक हिरन बोल पड़ा, इंसानों की जबान में, ऐ मेहरबान बादशाह, इस मकसद को पूरा करने से पहले जिसके लिए तुम निकले हो, हमारी एक मदद कर दो। बादशाह हैरत ज़दा हो गया और बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? हिरन ने कहा, मैं इराक का शहजादा हूं और ये मेरी बहन शहजादी महताब है। एक जादूगर ने हमें हिरन बनाकर इस सुनसान जगह पर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे वालिद ने अपनी बेटी
यानी शहजादी महताब की शादी उस जादूगर से करने से इनकार कर दिया था। हम तभी अपनी असल शक्ल में वापस आ सकते हैं जब 7 मुंह वाले शेषनाग के मनके को पानी में मिलाकर हमें वो पानी पिला दो। बादशाह ने हैरत से पूछा, लेकिन वो मनका कहाँ से मिलेगा? हिरन ने कहा, शमाल की सिमत 700 मील दूर सांपों के गांव में वो मनका मिलेगा। और वैसे भी जिस पुजारी को तुम खत्म करने जा रहे हो, उसे खत्म करने के लिए भी तुम्हें इसी शेषनाग का मनका दरकार होगा, क्योंकि इसी मनके की बरकत से तुम पर किसी भी जादू का असर नहीं होगा। ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया और फिर फैसला किया कि वाकई उसे मनका लाना चाहिए। उसने हिरनों से वादा किया कि वो वापस आएगा और उन्हें रिहाई दिलाएगा, और फिर वो 7 मुंह वाले शेषनाग की तलाश में रवाना हो गया। कई दिनों की थका देने वाली मुसाफत के बाद जब बादशाह को महसूस हुआ कि वो अब सांपों के गांव के करीब पहुंच चुका है, तो वो सोच में पड़ गया कि 7 मुंह वाले शीशनाग का मनका किस तरह हासिल करे। वो उन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने एक शख्स खड़ा था, जर्द रंग का लंबा लिबास पहने, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और कमर से सांपों का एक डब्बा लटका हुआ। बादशाह फौरन समझ गया कि ये कोई सांप पकड़ने वाला यानी एक सांपों का मदारी है। अभी बादशाह उससे कुछ पूछने ही वाला था कि वो शख्स खुद बोल पड़ा, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और इस खतरनाक मकाम पर क्या करने आए हो? बादशाह ने कहा, मैं 7 मुंह वाले शीशनाग का मनका हासिल करना चाहता हूं। 7 मुंह वाले शीशनाग का मनका? मदारी ने हैरानी से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे इनकी सख्त जरूरत है। सपेरे ने सर हिलाया और कहा, यह काम बहुत मुश्किल है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो सांप कितना जहरीला है। उसके हर मुंह में 2 ज़बानें हैं और वो अपनी हिफाजत के लिए शैतानी ताकत रखता है। ये सुनकर बादशाह लम्हा भर को खामोश रहा और फिर उसने सपेरे को अपनी पूरी कहानी सुना दी, हिरन, जादूगर, पुजारी और मजलूम लोगों की। सपेरे ने पूरी तवज्जो से सुना, फिर कहा, अगर तुम ये सब इंसानियत की भलाई के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास एक ऐसा नाग है जो कि सांपों की रानी है, और सांप राजा जब उसे देखेगा तो हमारी हर बात मानेगा और उसे आज़ाद करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हम उस नागिन की मदद से वो मनका हासिल करेंगे। जब वो चौथे चांद की रात अपनी गार से निकलेगा तो हम उसे उस नागिन की झलक दिखाएंगे और बदले में हम उससे उसका मनका मांगेंगे। ये सुनकर बादशाह खुश हो गया और बोला, तुम वाकई नेक दिल इंसान हो। अगर मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ तो तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। सपेरा मुस्कुराया और बोला, मुझे इनाम की कोई ख्वाहिश नहीं। मेरे पास वो इल्म है जिसके बारे में तुमने कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा, मगर मैं लालची नहीं हूं। अब हमें चांद की चौथी रात का इंतजार करना होगा, तभी हम उस शाम से उसका मनका हासिल कर सकेंगे। अभी उस रात में काफी दिन बाकी थे, मगर बादशाह और सपेरा दोनों शिद्दत से उस रात का इंतजार करने लगे। आखिरकार चांद की चौथी रात आ गई। जब चांद आसमान के बीच में आ पहुंचा तो गार से वाकई वो राजा शीशनाग बाहर निकला, फिजा में तैरता हुआ जैसे कोई अफसानवी मखलूक हो। उस वक्त सपेरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। सांप के मुंह में एक मंत्र जारी था जिसकी वजह से उसके करीब जाना नामुमकिन था, मगर सपेरा बगैर डरे खड़ा रहा। सांप ने उसे देखकर गुस्से में चीखना शुरू किया। इसी लम्हे सपेरे ने अपना थैला जमीन पर रखा और उसका ढक्कन उठाया। उस कीमती सांप की एक झलक दिखाई। जैसे ही शीशनाग ने उस नागनचार को देखा, वो फौरन खामोश हो गया। उसने इंसानी आवाज में कहा, मेरी नागिन वापस कर दो। सपेरे ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो बदले में हमें अपना मनका देना होगा। फिर सपेरे ने कहा, ठीक है, मैं नागन को आजाद कर दूंगा। जब उसने मनके का जिक्र किया तो 7 सरों वाले शीशनाग यानी सांपों का राजा की आवाज खामोश हो गई। वो लम्हा भर रुका, कुछ सोचा और फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला, मनका बाहर निकाला और जोर से मदारी की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो मनका जमीन पर गिरा, मदारी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।
मनके से रंग बरंगी रोशनियों के झमाके निकल रहे थे और चांदनी भी उस रोशनी में गुम होने लगी। हर तरफ एक अनोखी जादुई रोशनी फैल गई। बादशाह जो एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, वो सब कुछ खामोशी से देख रहा था। सपेरा कुछ लम्हे वो मनका देखता रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा, मनका उठा लिया और टोकरी को उठाकर उसका ढक्कन खोला। टोकरी खुलते ही अंदर से सांपों की रानी, जो कई दिनों से कैद थी, बाहर निकल आई। लचकदार जिस्म, चमकती आंखें और सांप जैसी हरकत के साथ वो फजा में चक्कर काटने लगी। खुली फजा में चंद लम्हे फिरने के बाद अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते उसके सातों सर जाहिर हो गए। ये भी एक 7 सरों वाली देव हैकल नागन थे, जो कि नागों की रानी थी और शीश नाग की शीश नागन थी, जिसे देखकर अक्सर इंसान थरथरा उठते। मगर सपेरा बिल्कुल भी न घबराया, उल्टा वो मुतमईन खड़ा रहा, जबकि चट्टान के पीछे छुपे बादशाह के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। वो खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात का शिकार था। फिर अचानक इस देवनमाह सांप के एक सर ने शक्ल बदल ली और वो एक औरत के चेहरे में तब्दील हो गया। वो शीश नागन सपेरे से मुखातिब हुई कि ए नेक दिल इंसान, मैं जानती हूं तुमने किस मकसद के लिए ये मनका हासिल किया है। अब ये मनका तुम्हारे पास है। मैं और मेरा शीशनाग दोनों तुम्हारे खादिम हैं। अगर तुम्हें कभी हमारी मदद दरकार हो तो बस इस मनके को मलना, हम फौरन हाजिर होंगे। ये सुनकर सपेरे ने शीशनागन के शुक्रिया अदा किया और फिर वो और बादशाह वहां से रवाना हो गए। महीनों का सफ़र तय करने के बाद वो इस नखलिस्तान में पहुंचे, जहां इराक का शहजादा और उसकी बहन, जो हिरन बन चुके थे, बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह ने एक बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भरा और उसमें वो जादुई मनका रख दिया। जैसे ही दोनों हिरनों ने वो पानी पिया, उनका जिस्म कांपने लगा, रोशनियों में लिपट गया और देखते ही देखते वो दोनों फिर से अपनी इंसानी शक्ल में आ गए। अब बादशाह और सपेरे के सामने एक खूबसूरत लड़का और एक हैरत अंगेज तौर पर हसीन लड़की खड़े थे। शहजादा निहायत खूबरू था, मगर उसकी बहन शहजादी महताब उससे भी ज्यादा दिलकश और पुरकशिश थी। शहजादा आगे बढ़ा और आजिज़ी से बादशाह और सपेरे का शुक्रिया अदा किया। बादशाह और सपेरे ने कहा, यह हमारा फर्ज था। फिर बादशाह और सपेरे ने शहजादा और शहजादी को इराक भेज दिया। शहजादा और शहजादी के रवाना होने के बाद बादशाह ने खुद सपेरे से इजाज़त ली कि वो रवाना हो जाए। सपेरे ने कहा, दोस्त, मुझे मालूम है कि तुम काली घाटी के पुजारी को मारने जा रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। बादशाह ने पहले इनकार किया, लेकिन सपेरे की जिद देखकर वो मान गया और उसे अपने साथ ले गया। दिन रात सफ़र के बाद वो दोनों काली वादी पहुँच गए। उनके सामने एक बड़ी और वसी पहाड़ी थी जो स्याह रंग की थी। दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। थोड़ा सा ऊपर जाने पर उन्होंने एक गार देखा। वो दोनों गार के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। उनके सामने एक शानदार महल था। वो बहुत हैरान हुए। पुजारी ने यहाँ एक अपनी दुनिया बसा रखी थी। दोनों महल में दाखिल हुए। महल में कई लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे, लेकिन एक चीज़ सब में मुश्तरक थी कि वो सब जादू टोने के काम कर रहे थे। बादशाह और मदारी ने यह मंजर देखकर हैरत का इजहार किया। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला, जिसने अपने जिस्म पर सिर्फ एक लंगूट पहना हुआ था और गर्दन में बड़े बड़े हार लटके हुए थे। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो बादशाह और सपेरे के सामने खड़ा हो गया। उसने सपेरे से कहा, खुश आमदीद, मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास शीशनाग का मनका देने आए हो और मेरे गुलामों में इजाफा करने आए हो। बादशाह और सपेरे को समझ आ गया कि यही काली घाटी का पुजारी है। वो हैरान थे कि पुजारी को भी इनके पास मौजूद मनके के बारे में इल्म था, इसलिए वो एहतियात से आगे बढ़े। सपेरे ने पुजारी से कहा, ए जालिम पुजारी, खुदा की मखलूक को तंग करना बंद करो।
اور ان سب لوگوں کو آزاد کرو ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پجاری نے کہا، تو تم مجھے منکا نہیں دو گے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک ورد پڑھا اور ہوا میں پھونکا۔ فوری طور پر بادشاہ اور سپیرا دونوں کے جسم جکڑ گئے اور وہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر پجاری کے اشارے پر کچھ لوگ آئے اور انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ بادشاہ اور سپیرا دونوں کمرے میں پتھر کی طرح بے جان پڑے رہے۔ کافی وقت گزرا اور وہ سوچنے لگے کہ شاید اب موت ہی ان کی قسمت ہے۔ اچانک انہوں نے کمرے میں روشنی پھیلتی محسوس کی۔ وہ روشنی ان کے جسموں سے ٹکرانے لگی اور ان کے پٹھے حرکت کرنے لگے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیش ناگن ان کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ سر ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ شیش ناگن کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شیش ناگن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، تم غلط فہمی میں مارے گئے ہو۔ اگر تم منکے کو اتار کر پجاری کے سامنے رکھتے تو اس کی ہر بات اور ورد بے معنی ہو جاتا، کیونکہ اس منکے کی طاقت کے سامنے اس کی طاقت بہت کمزور ہے اور وہ تمہاری اجازت کے بغیر منکا نہیں لے سکتا۔ یہ اس کی مرضی سے بالا تر ہے۔ اب تم دونوں منکے کی مدد سے باہر جا کر لڑو۔ جب تم پجاری کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میرے دو غلام سانپ جو انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں تمہیں تمہارے وطن لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر شیش ناگن وہاں سے چلی گئی۔ سپیرے نے منکا نکالا اور ہاتھ میں تھام لیا۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ باہر نکلا اور جیسے ہی کمرے سے باہر آیا، پجاری بھی دوسرے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ پجاری سپیرے اور بادشاہ کو دیکھ کر حیران ہوا، مگر پھر سمجھ گیا اور ورد پڑھ کر ہوا میں پھونکا، لیکن بادشاہ اور سپیرے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی تمام حرکتیں آزما لیں، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ پجاری بہت پریشان ہوا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں پجاری کی گردن کاٹ دی۔ جیسے ہی پجاری مرا، وہ محل، وہ سیاہ پہاڑ، سب کچھ غائب ہو گیا اور وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے جہاں لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا اور ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ اسی ہجوم میں اس عورت کا شوہر بھی موجود تھا۔ بادشاہ نے سپیرے کا شکریہ ادا کیا اور اس آدمی کو اپنے وطن لے گیا۔ عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔